नाज़रीन, ये कहानी उस जासूस की है जिसने अपने मातरे वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस कहानी में अनदेखी राहें भी हैं। इस कहानी में अनदेखे वो मकामात भी हैं जहां पे मौत अपने धाने खोले बैठी होती है और ये वतन का जावाज सिपाही किसी चीज से डरे बगैर अपने वतन की आंखें बनता है। इस कहानी में एडवेंचर भी है, इस कहानी में मोहब्बत भी है, इस कहानी में एहसास भी, और इस कहानी में वो चालाकी भी है जिससे दुश्मन को मात दी जा सकती है। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इस कहानी की पहली किस्त शुरू करता हूँ। सरे शाम ही हम सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप गांव के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उछलती कूदती मुझे उस सरहदी चौकी की तरफ ले जा रही थी जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। जासूसी तरबियत के सख्त तरीन मराहिल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने से मुतल्लिक बताए हुए तमाम असूल दोहरा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतजिर जीप में सवार हुए, वो खामोश हो गए। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इकदामात में पहला इकदाम यही था कि जहां तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखो। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज अच्छी तरह याद थे। अमली मैदान में बस औकात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ पेश आते हैं और वही असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंची थी, जो सरहद से करीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया था, लेकिन इस आधे घंटे में ही सरहदी इलाके में फौज की नकलो हरकत ने मुझे मामले की संगीन नौइयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को हालत जंग में देखकर मेरे जज्बे को गोया महमीज लग गई थी। सूरज अभी मुकम्मल गरूब नहीं हुआ था जब हम एक मर्तबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफर कर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा मेरे साथ एक और हस्ती भी शामिल हो गई थी। इससे मिलो, ये है दुल्ला, तुम्हारे गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक शरीरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ न कहा और दुल्ले को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिजनेस में काफी पुराना था और जानता था कि अपने साथी के मुतल्लिक कोई भी इतला जानना कानूनन जुर्म है और खुद इसका साथी अपने मुतल्लिक कभी सच नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। मैंने उससे हाथ भी ना मिलाया था, मबादा वो मेरी उंगलियां ही न गिन ले। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने मैं कम अज कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था, ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपने उस्ताद की मामूली बातों का एहतराम करता हो। अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। हर जासूस की तरबियत हासिल करने वाले को सबसे पहले गाइड से मुतल्लिक यही बात कही जाती थी। दुल्ला हमारे आगे आगे जा रहा था, मैं और इंस्ट्रक्टर साहब पीछे पीछे। मैंने भारतीय देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल मोने सिखो जैसा बना रखा था। मेरे इंस्ट्रक्टर के इस वक्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहा था, उसका अंदाजा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे इस इलाके की तफसीलात बताते रहे जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। सरहद अबूर करने के बाद आने वाले पहले गांव का नाम, पक्की सड़क कहाँ है, उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है, अमूमन BSF इंडियन बॉर्डर फोर्स सिक्योरिटी वाले किस इलाके पर ज्यादा नजर रखते हैं, महफूज रास्ता, रास्ते में आने वाले नदी नाले और उनका मोहल्ले वकू आबादी से मुतल्लिक मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिर की निशानदेही, थाने का अता पता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें मेरे जहन में इलाके से मुतल्लिक तमाम जुज़वियात नक्श होती जा रही थी। पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। गालबन इन लोगों को हमारी आमद से पहले ही बाखबर कर दिया गया था और अब एक इंस्ट्रक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतजिर था। इस सरहदी पोस्ट पर एक कच्चे मिट्टी से बने कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मर्तबा फिर मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले से रंग के नक्शे पर झुके हुए थे। मुझे अपना टारगेट सुर्ख पेंसिल से एक गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। जब एक हवालदार चाय लेकर वहां आया तो हम नक्शा समेट चुके थे। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था। चाय के साथ ही दुल्ला भी अंदर आ गया था। हम तीनों ने इकट्ठे ही चाय पी थी। इसी असना में पोस्ट पर मगरब की अजान हो गई और हम वहीं एक खाली किताए जमीन पर बनाई हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। क्योंकि रेंजर्स के लिए ये अमर बायस से सादत होता है, वो अपनी जेरी निगरानी एक पाकिस्तानी मुजाहिद को सरहद अबूर करवा रहे हैं, इसलिए शायद मकामी पोस्ट के हवालदार साहब जो इनके इमाम थे ने खास तौर पर कुरान पाक की वो आयात तलावत की जिनमें अल्लाह के नेक बंदों की पहचान बताई गई है कि वो हर वक्त अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए कमर बस्ता रहते हैं। आयात की तिलावत और उनके जज्बाती और रकत अंगेज लहजे का उतार चढ़ाव कयामत ढा गया और जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम मुक्तदियों की आंखों में भी आंसू चिलमिला रहे थे।
थोड़ी देर बाद हम रुखसत हो रहे थे। पोस्ट पर ही मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मुझसे बगलगीर हो गए, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से वापस चले जाना था। खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह निगहबान। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही कुछ कहा था। जब वो दुल्ले से गले मिल रहे थे, उनका सिर्फ एक फिक्रा मुझे सुनाई दिया, दुल्ले मेरे शेर का ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मेरी तरफ दोबारा देखे बगैर वो वापसी के लिए घूम गए। मुझे मालूम था कि अब वो मेरी तरफ नहीं देखेंगे। बहरहाल हम दोनों में एक जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी। हमने 6 महीने एक दूसरे के साथ बेहतरीन दोस्तों की तरह वक्त गुजारा था। वो मेरे उस्ताद से ज्यादा मेरे वालिद और उससे ज्यादा दोस्त थे। पकड़ से बाहर आते हुए हमें पकड़ पर मौजूद जवानों ने गन सल्यूट के साथ अलविदा किया। फिर बाकी सब तो वहीं रह गए। दुल्ला और 2 मुसल्ला जवान आगे आगे चल दिए और मैं इनके पीछे पीछे। मेरे कंधों से एक कपड़े का थैला लटका हुआ था। अब मैं मुकम्मल भारतीय देहाती नजर आ रहा था। सरहदी लकीर पर एक मखसूस मकाम पर पहुंचकर दोनों मुहाफिज रुक गए। उन्होंने तेजी से पोजीशन ले ली थी। इस वक्त मुकम्मल रेंजर्स नजर आ रहे थे, मुस्तैद और चाकू चौबंद, लम्हा भलम्हा तैयार। दोनों ने एक मर्तबा फिर मुझे गन सल्यूट दिया और वहीं जमीन पर बैठ गए। मैंने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और दुल्ले की महित में सरजमीन पाक से सरजमीन हिंदू पर पहला कदम रखा। हम दोनों एक दूसरे से 5 गज के फासले पर चल रहे थे। मेरे मुंह में च्युइंगम थी जिसे मैं मुसलसल चबा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था या खुदा की जात। इस वक्त तक तो मैं वही कुछ करता आ रहा था जो हमें सिखाया जाता है, लेकिन अब वक्त इससे बढ़कर कुछ और करने का आ गया था। मुझे अपने मुतल्लक हमेशा से ये खुशफहमी थी कि मैं पत्थर के आसाब रखता हूँ, लेकिन भारतीय इलाके में पहला कदम रखते ही मेरे जिस्म में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। मुझे बताया गया था कि पहली मर्तबा सरहद पार करते हुए एक जासूस को इस कैफियत से भी 2-4 होना पड़ता है, लेकिन वो वक्ती चीज थी। ऐसे ही था जैसे कोई लम्हा आए और गुजर जाए। अब मैं समझ चुका था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया था। किसी अनजानी ताकत ने मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ा दी थी। मुझे अपने अजीम मिशन के सामने खौफ, डर, घबराहट सब हीच नजर आने लगा था। एक जज्बा था जिसने बहुत सारे जज्बों का गला घूंट कर अपनी हकीकत मनवा ली थी। मैं मुसलमान हूँ और हिंदू को तबाह करने जा रहा हूँ। उस हिंदू को जो मेरी माओ बहनों, मेरे मुल्क, मेरी कौम को लूट लेना चाहता था, मार डालना चाहता था। मैं बका की जंग लड़ने जा रहा था, एक घटिया दुश्मन के खिलाफ। दुल्ला बड़े इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे आगे चल रहा था। 2-3 मिनट तक मुसलसल चलने के बाद वो पलट कर देख लेता, क्योंकि उसका लड़कपन और जवानी इन्हीं रास्तों को फलांगते गुजरी थी। लेकिन मेरा बहरहाल ये पहला तजुर्बा था और मुझे हर कदम फूंक फूंक कर एहतियात के साथ उठाना पड़ता। रात के सन्नाटे में पैरों की हल्की सी चाप भी फिजा में धमाके की तरह गूंजती है और फिर शीशे की एक गोली और छुट्टी। क्योंकि ऐसे हालात जो इन दिनों सरहदों के दोनों तरफ रुनमा हो रहे थे, इन हालात में कोई भी सरहदी मुहाफिज हाल्ट पुकारने की मोहलत देने को तैयार नहीं होता था। शायद यही वजह थी कि मुझ में और दुल्ले में फासला बढ़ जाता था। करीबन 1 घंटा तक हम दोनों इसी तरह खामोशी से चलते रहे। फिर वो एक खेत के करीब रुक गया। हाथ के इशारे से उसने मुझे वहीं बैठने को कहा और खुद सुन लेने के लिए आगे चला गया। अब हम किसी हद तक महफूज इलाके में आ गए थे, लेकिन सबसे खतरनाक मरहला अब आने वाला था। हमें एक नहर को अबूर करना था जिस पर अक्सर इंडियन सिक्योरिटी वाले नाका लगाया करते थे। मैं खेत के किनारे पर कमाद की फसल में छुप कर बैठ गया। शायद दुल्ला पहले ये इत्मीनान करने गया था कि झोपड़ी खाली है या इसमें कोई मौजूद है। कुछ 3-4 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई। हम दोनों करीब ही एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में आ गए थे। ऐसी झोपड़ियां अमूमन किसान अपने खेतों के करीब बना लिया करते हैं। झोपड़ी में बैठकर हमने वहां मौजूद एक घड़े में से पानी पिया। मैं नंगे पांव चलते हुए आया था, जबकि दुल्ले ने फ्लैट बूट पहन रखे थे। उसे रबड़ के जूतों के साथ चलने का खासा तजुर्बा था, लेकिन मैंने 2-3 फरलांग चलने के बाद ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं ऊंचे नीचे और हमवार रास्तों पर जूतों के साथ अच्छी तरह नहीं चल सकता। इस इलाके में एक खास किस्म के छोटे छोटे कांटों वाली झाड़ियां जा बजा खेतों में और खास तौर से खेतों के किनारों पर लगी हुई हैं। क्योंकि मुझे अभी इनका खास अंदाजा नहीं था, इसलिए मेरे पाँव में बेशुमार कांटे चुभ गए थे और अब हल्की हल्की जलन भी होने लगी थी। मैंने ठंडे पानी से पाँव धोए तो खासा सुकून महसूस होने लगा। यहीं ठहरो, मैं जरा जायजा ले आऊं, दुल्ले ने सरगोशी में कहा और मुझे कुछ हदायतें देकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मैं अपना लाहिया अमल तय करने लगा था। हम लोग राजस्थान के एक इलाके गंगानगर से सरहद बूर कर रहे थे। गंगानगर पहला सरहदी शहर था जो मेरे टारगेट के रास्ते में आता था। दुल्ले ने मुझे यहाँ छोड़कर वापस चले जाना था, जबकि बाद में अपने टारगेट तक मुझे अकेले ही सफर करना था। एक मर्तबा फिर दिल ही दिल में मैंने अपने टारगेट के मुतल्लिक इतलात और सफर के मुतल्लिक जरूरी एहतियातें दोहराई और वहीं झोपड़ी में कपड़ा बिछाकर खुशू खजू के साथ अल्लाह ताला के हजूर कामयाबी की दुआ मांगी। मैं अब बिल्कुल पुरसकून था, मुतमिन और आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार। चंद ही मिनट बाद दुल्ला आ गया। चलो जी, उसने तेज सरगोशी की और हम चल दिए।
میں نے अपने पास मौजूद इंडियन करेंसी नोट प्लास्टिक के थैलों में पैक करके अपने कपड़ों में मुख्तलिफ जगह छुपा रखे थे। चलते चलते हम नहर के किनारे पहुंचे, वहां अपने कपड़े उतारे और इन्हें प्लास्टिक के थैलों में अच्छी तरह पैक करके एक डोरी के साथ अपने अपने जिस्म से बांध लिया। अब हम दोनों सिर्फ अंडरवियर और बुनियान के साथ नहर अबूर कर रहे थे। नहर अबूर करना पुल इस रात अबूर करने से मुश्किल दिखाई दे रहा था। रात को पानी में पैदा होने वाली मामूली सी आवाज भी धमाका पैदा कर देती है और दूसरे हिले में शीशे की गोली हमारा मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि नहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अमूमन इंडियन सिक्योरिटी वाले शिकार के मुंतजिर रहते हैं। हम दोनों ने करीबन मुर्दा तैराकी यानी सीधे लेट कर तैरते हुए नहर अबूर की थी। अब एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। ये नहर किनारों से पक्की थी और किनारे भी खासे ऊंचे थे। जहाँ कहीं किनारा नीचा होता वहां से नहर में दाखिले का रास्ता बंद होता, वहां सयाद जाल लगाए बैठा था। करीबन 4 मरतबा हमने मुख्तलिफ जगह से नहर अबूर करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। खुदा करके एक जगह नहर के किनारे बड़ी बड़ी जंगली घास के सरकंडे झुके दिखाई दिए। मुझसे पहले दुल्ले ने उन्हें पकड़कर जिस्म को जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसकी जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थी। एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने अपना थैला खोला और अपनी पगड़ी को नीचे लटका दिया, जिसकी मदद से मैं भी बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे इल्म हुआ कि उसने क्यों पहल की थी। तेज और नुकीली घास ने उसके हाथ लहूलुहान कर दिए थे। उसे इल्म था कि मैंने अभी मुल्क के लिए बहुत से काम करना है, शायद इसीलिए उसने मुझे तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे पहली मर्तबा उसकी अजमत का एहसास हुआ। पगड़ी का पल्लू पानी में भिगोकर मैंने उसके हाथ अच्छी तरह साफ किए और एक हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी, जिसने खून का बहाव खत्म कर दिया। वो पट्टी दुल्ले ने थोड़ी देर के बाद ही उतार दी। ख्वामुखा किसी का मेरी तरफ मुतवज्जा होना ठीक नहीं। उसने मेरी बात का मुख्तसर सा जवाब दिया। हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। फसलें अपने जोबन पर थीं। कहीं कहीं से सब्जा रौंदा हुआ दिखाई देता था। ये वो जगह थी जहां से इंडियन कानवाए गुजरते थे और अपनी लाई हुई तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ जाते थे।